नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर की लीडर है, साथ में वो दूसरे सेक्टर में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कोल इंडिया का कि हमें कोल इंडिया के शेयर को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या अगर हमारे पास शेयर हैं तो हमें उनको बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 7 से 8% है, तो इसमें नेगेटिव क्या है दोस्तों? क्या ये 450 जाएगा या ये हो सकता है कि 300 आ जाए, ऐसा एनालिस्ट बोल रहे हैं। देखते हैं कि सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे। जब हम किसी कंपनी में अपने खून पसीने की कमाई डालते हैं, तब हमें कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से उस कंपनी की सेल और रेवेन्यू आता है। आइए जानते हैं कोल इंडिया के बारे में। 1975 में ये कंपनी बनी थी दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में ये काम करती है। कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसर है। इंडिया ने इसको महारत्ना कंपनी का दर्जा दिया है। मार्केट शेयर 75%। पूरे इंडिया का जो कोयल प्रोडक्शन है वो कोल इंडिया ही करती है। 2,30,000 एम्प्लॉई कोल इंडिया में काम कर रहे हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा है। बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों? ये पावर, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर कंपनी को कोयला प्रोड्यूस करके और सेल करती है। टॉप 10 माइनिंग कंपनी की बात करें तो कोल इंडिया का उसमें नंबर आ जाता है। कहने का मतलब टॉप 10 में है ये कंपनी। अब होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर के पास यानी गवर्नमेंट के पास 63.13% का हिस्सा है। FII के पास 8.16% है और DII के पास 22.65% स्टेक होल्ड करते हैं DII। और पब्लिक के पास ओनली 0.5% स्टेक है। तो कहने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर सिर्फ प्रमोटर, DI और FII के पास ही है। अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की। दोस्तों GST मीटिंग में कोल के ऊपर जो GST था, पहले 5% था, वो बढ़ा के 18% कर दिया है। ये कोल इंडिया के लिए नेगेटिव खबर होती, साथ में उन्होंने एक पॉजिटिव खबर दे दी है। जो कंपनसेशन एक्सेस लगता था 400 रुपये पर टन का, वो उन्होंने खत्म कर दिया है इस मीटिंग में। तो कहने का मतलब ये रहा कि कोल इंडिया के लिए नो एडिशनल बर्डन है, कोई भी GST में नेगेटिव न्यूज नहीं है। तो कोल इंडिया के लिए ये न्यूट्रल ही रहा। नेक्स्ट जो कोल इंडिया ने कहा है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो साल दर साल काफी बढ़ गया है। पहले 46.1 मिलियन टन पर ईयर था, जो अब बढ़ के 50.4 मिलियन टन हो गया है। और साल दर साल इनका नियर अबाउट 9.5% इंक्रीमेंट हुआ है। तो जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ा है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ गया और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया। तो ये कोल इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। कोल इंडिया ने मध्य प्रदेश स्टेट के साथ में एक MOU साइन किया है मिनरल रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। ये भी कोल इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों जैसे मैंने आपको ये न्यूज़ बताई है, ये न्यूज़ हमने पहले भी कवर कर ली थी। दोस्तों अगर आप कंप्लीट न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मार्केट न्यूज़ विद मुकेश एक चैनल है। पहले मैं न्यूज़ और डिविडेंड इसी चैनल पे डालता था, अब मैंने अलग अलग एंटिटी बना दी है। तो आप मार्केट न्यूज़ विद मुकेश को फॉलो कर सकते हो। अगर डिविडेंड की न्यूज़ चाहिए तो डिविडेंड विद मुकेश पे आप सब्सक्राइब करके वहाँ से डिविडेंड की कंप्लीट नॉलेज आप ले सकते हो। अब चलते हैं 2025 में कोल इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है। उनका रेवेन्यू रहा 1,52,839 करोड़ रुपए, एबिटा रहा 56,533 करोड़। कंपनी ने डिविडेंड दिया 25.5 रुपए, लगभग 7% डिविडेंड यील्ड है। EPS की अगर बात करें, अर्निंग पर शेयर 57.37 रुपए पर शेयर इन्होंने अर्निंग की है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका रेवेन्यू का। अगर हम 5 साल का डाटा देखें तो रेवेन्यू इनका धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है। 2021 में कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम रहा, लेकिन अभी 2023, 24, 25 में रेवेन्यू इनका काफ़ी अच्छा ही रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू वाइज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर बात करें तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एक ने फ्रेश बाई ही की है और जिन्होंने अपनी एलोकेशन को डिक्रीज किया है यानी कि कम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग वाले भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और ये करंट मंथ का ही डाटा है दोस्तों, अगस्त का ही। तो ये नहीं कह सकते कि हमने कोई पुराना डाटा ही लिया है। तो ये कोल इंडिया के लिए पॉजिटिव ही साइन है।
अब हम और फंडामेंटल एनालिसिस इसका कर लेते हैं। 2,43,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो छोटी कंपनी नहीं है। पीई रेशो इसका 7 है, सेक्टर पीई 11 है। जब सेक्टर पीई से कोई कंपनी कम हो तो ये पॉजिटिव साइन ही होता है। और आरओई 35% काफी अच्छा है। 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 518, 52 वीक लो 349, पीबी रेशो 2.45% और डिविडेंड यील्ड 7 से 8% है। दोस्तों डिविडेंड इस कंपनी का सबसे टॉप है। डिविडेंड 2021 में 16 रुपए का, 22 में 17 रुपए का, 23 में 24 रुपए 25 पैसे, 24 में 25 रुपए 50 पैसे और 2025 में 26.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो कहने का मतलब काफी अच्छा डिविडेंड है। दोस्तों ये जो मैंने आपको डाटा शो किया था ये था 2025 का, और अब मैं आपको बता रहा हूँ जो एक क्वार्टर चला गया है अभी उसका अपडेट क्या है। अप्रैल से जून 2026 में रेवेन्यू आया 33,641 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट आया 8734 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर प्लान के बारे में। दोस्तों कोल इंडिया का टारगेट है 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन बाय 2026। जो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की थी कि कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाया है अपना 50.4 मिलियन है, इसको ये एक साल के अंदर अंदर लगभग डबल करने का इनका प्रोग्राम है। तो कहने का मतलब अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। देखते हैं कि क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये 5 गीगावाट सोलर एंड विंड पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का इनका प्लान है 2030 तक। तो ये दूसरे सेक्टर में भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी और ये फोकस कर रहे हैं दोस्तों ये इको फ्रेंडली कोल ट्रांसपोर्ट। पहले बाय रोड ही ये ज़्यादा भेजते थे अपना माल, अब ये कन्वेयर बेल्ट और रेल के थ्रू अपना माल ज़्यादा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इको फ्रेंडली कोल ट्रांसपोर्ट की ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा। अब बात करते हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या क्या राय दी है। एक्सिस सिक्योरिटी, आईसीआईसी सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, सबसे बड़ी बात है कि तीनों ने ही बाई का ही व्यू पॉइंट बनाया है और सबके टारगेट भी लगभग सेम से हैं। एक्सिस सिक्योरिटी 449 का टारगेट दे रहे हैं, आईसीआईसी सिक्योरिटी 440 और मोतीलाल ओसवाल 450 का टारगेट दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ब्रोकरेज हाउसेज के अकॉर्डिंग बुलिश ही व्यू बन रहा है, बियरिश व्यू नहीं है। अब बात करते हैं टेक्निकल की। दोस्तों आरएसआई इसका न्यूट्रल है और स्टोकास्टिक ओवरबॉट पोजीशन शो कर रहा है। अब थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये EMA 20 है और ये EMA 50 है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि EMA 20 ने प्राइस को होल्ड कर रखा है और EMA 50 एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही अगर EMA 20 और EMA 50 का गोल्डन क्रॉस ओवर होने वाला है और ये अगर हो जाता है तो प्राइस थोड़ा अपसाइड मोमेंटम में आ सकता है, ऐसा टेक्निकल व्यू बन रहा है। अब हम बात करते हैं टारगेट की। दोस्तों जब प्राइस 2024 के लास्ट में गिरना शुरू हुआ था तो एक ये ऐसा पॉइंट था जो जहां से गिरने की शुरुआत हुई थी और फिर रेड कैंडल बनाता बनाता एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है, पॉसिबल है। जैसे ही ये EMA 20 होल्ड करके रहेगा प्राइस यहाँ तक जा सकता है। और दोस्तों कोइंसिडेंट ये है कि ये प्राइस भी लगभग 448 449 यानी कि एनालिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग ही ये टेक्निकल भी यही सजेस्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, प्लस जा सकता है। अगर हम नीचे सपोर्ट की अगर बात करें तो मिनिमम एक ये सपोर्ट रहेगा 365 के आसपास। अगर इसको ब्रीच कर जाता है प्राइस तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, 320 के आसपास रहेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी स्ट्रेटजी की तरफ। इससे पहले मैं बात करता हूँ रिस्क क्या है इस कंपनी में। दोस्तों कई बार मानसून इम्पैक्ट या मौसम के हिसाब से डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है, ये एक रिस्क रहता है। 12 महीने सेम डिमांड नहीं रहती है कोयले की, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी हम बात करते हैं कि धीरे धीरे पूरा का पूरा वर्ल्ड कोयले से अपनी डिपेंडेंसी कम करके रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है। इसीलिए तो कोल इंडिया भी साथ के साथ रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर रहा है। उनको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोल
पे डिपेंडेंसी ग्लोबली कम हो गई तो हम कम से कम दूसरे सेक्टर में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा रिन्यूएबल में ट्रांसफर होने का। गवर्नमेंट पॉलिसीज है दोस्तों, रॉयल्टी डिविडेंड का प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट इसको ऑन करती है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंपनी को चलाती है। कोयले के प्राइस में वोलेटिलिटी रहती है तो इसकी वजह से मार्जिन कम या ज्यादा होता रहता है, तो ये थोड़े से रिस्क रहेंगे। पॉजिटिव हमने काफी बात कर ली है, अब थोड़ी सी रिस्क की मैंने आपको बात बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों मेरा व्यू पॉइंट क्या है और साथ में मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट देता हूं। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई हायर प्राइस पे भी स्टॉक फंसा हुआ है 460, 70, 80 पे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, प्लस में यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम बन ही रहा है तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रेडर अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट आता है तब उनको कुछ लेने की सोचनी चाहिए। जैसे EMA 20 और 50 का गोल्डन क्रॉस ओवर हो जाता है तो हो सकता है कि ट्रेडर के लिए कुछ पॉजिटिव बन जाए। स्विंग ट्रेडर के लिए भी रिस्क लो है क्योंकि कोई भी एब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है चार्ट पे। अगर आप देखना चाहें तो कोई भी ऐसा नहीं है प्राइस कंटिन्यू अप ही जाए कि डिप ना लगाए। जैसे ही प्राइस अप जाने लग जाता है डिप आना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये परफेक्ट स्ट्रेटजी बन सकती है। नॉर्मल टारगेट 440-50 का ब्रोकरेज हाउसेज और टेक्निकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये जो व्यू पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको ऐसा ना समझा जाए क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं तो ये बाय रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं आपको। डिविडेंड किंग है दोस्तों, पेशेंस रखोगे तो पैसा डबल भी हो सकता है, डिविडेंड का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सेफ बेट भी है और साथ में एक अच्छी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो ये कंपनी हमें कभी भी धोखा नहीं देगी, ऐसा व्यू पॉइंट है मेरा। दोस्तों ये थी कंप्लीट एनालिसिस कोल इंडिया का। आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट कर सकते हैं। आपका किस प्राइस पे कोल इंडिया है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।